जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई 2 दिन पहले। तो आज का टॉपिक इस बारे में है और वो चीज़ें जिस कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों से रिलेट करती हैं उस बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। शिंजो एबे एक बहुत ही प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड से थे। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत हम्बल परिवार से थे, बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड था इनका। इनके नाना जी प्राइम मिनिस्टर थे जापान के। कब? पंडित नेहरू के टाइम, मतलब 50s में, लेट 50s में वो प्राइम मिनिस्टर थे। इनके फादर भी पॉलिटिशियन थे। जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट होता है वैसे ही जापान में डाइट होता है, तो उसके मेंबर थे इनके फादर भी। तो बड़े फैमिली के ये थे, इम्पोर्टेंट वहाँ के पॉलिटिकल फैमिली थी ये। इसके अलावा ये जापान के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर भी थे। इन्होंने वर्ल्ड वॉर के बाद जो है जापान का सबसे लंबा कार्यकाल एज ए प्राइम मिनिस्टर इन्हीं का रहा है, शिंजो एबे का। उसके बाद यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर भी इन्हीं के नाम है। 2006 में इन्होंने जब शपथ लिया 2006 में, तो ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हो गए। तो 2 चीज़ें इनके नाम हैं कि एक तो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे और सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर भी यही थे। इसके अलावा इनके जब वहाँ पे जापान में जो इनकी लेगेसी की बात की जाती है तो कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि एबेनॉमिक्स। इनके नाम से ही एबेनॉमिक्स, इकोनॉमी, वहाँ जापान की इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने कुछ पॉलिसी मेकिंग किया, कुछ स्टेप लिए इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए, जिससे वहाँ पे लोग एबेनॉमिक्स नाम से इसको बोलते हैं। जैसे कि कैसे मोदी ने कुछ पॉलिसीज़ लाई तो मोदीनॉमिक्स, या ओबामा ने कोई इस तरह का कोई क्या ओबामा केयर, कोई इस तरह का पॉलिसी लेके आए तो ओबामा केयर कहा गया। तो वैसे ही लोगों ने एबेनॉमिक्स इनका नाम दिया। इसके अलावा इन्होंने वहाँ के वर्क फोर्स में वुमेन्स का इन्वॉल्वमेंट कैसे हो इस पे बहुत काम किया। तो वर्क फोर्स में वुमेन का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है इनके कार्यकाल के दौरान, तो इसके लिए भी इनको याद किया जाएगा। फिर भारत ने इनको लास्ट ईयर पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। पद्म विभूषण भारत का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि भारत ने इनको पद्म विभूषण से सम्मान दिया। किसके लिए? एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए। और इनके दौरान, इनके कार्यकाल के दौरान भारत और जापान के संबंध बहुत अच्छे हुए हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट आया है जापान से भारत में। तो ये है इनका कुछ, इनकी लीगेसी के बारे में। उसके अलावा हम देखते हैं कि देखिए जो हत्या हुई है, ब्लडशेड इज़ वेरी रेयर फिनोमिना इन जापान। जापान में ये बहुत ही अनकॉमन चीज़ है। आप सोच लीजिए, नॉर्मल हत्या किलिंग नहीं होती है वहाँ पे। पॉलिटिकल किलिंग तो पिछले 6 डिकेड्स में एक भी नहीं हुई है। 6 दशक में कोई पॉलिटिकल किलिंग ही नहीं हुई है। इस तरह का वहाँ का इतिहास है। तो बहुत रेयर है ये फिनोमिना। क्यों? उसके कई कारण हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट कारण ये भी है कि वहाँ पे जो गन खरीदने की पॉलिसी है वो बहुत टफ है। आप नॉर्मल आदमी गन खरीद नहीं सकता। बहुत इतने, मतलब एग्ज़ाम, उसमें कितने सारे स्टेप है, प्रोसीजर हैं कि कोई नॉर्मली लोग उसे बाई नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक बड़ा वजह है। इसमें मैंने यूरोप G7 कंट्रीज़ जो हैं उनका एक इंडेक्स लिया है, डेटा लिया है। उसमें आप देख सकते हैं कि गन से जो डेथ होता है उसमें G7 में सबसे लास्ट नंबर पे है, जापान का सबसे लास्ट नंबर है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे गन कितना, वेरी फ्यू पीपल इन जापान ओन गन्स। मतलब बहुत, अगर 100 लोगों में देखा जाए कितने लोग वहाँ पे गन ओन करते हैं तो 0.3। और यूनाइटेड स्टेट में 100 में 120, मतलब एक के पास एक से ज़्यादा गन है यूनाइटेड स्टेट। मतलब वो तो खैर दुनिया में सबसे ज़्यादा गन अगर कुछ कंट्रीज़ में है उसमें यूनाइटेड स्टेट्स का है। तो ये देखिए गन का जो रेशियो है वो बहुत कम है जापान में। ये भी एक बड़ा कारण है कि वहाँ पे इस तरह की किलिंग नहीं होती है। उसके अलावा आप देखेंगे कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में जापान का रैंक बहुत अच्छा है, 12वां रैंक है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भी जापान का रैंकिंग अच्छी है। ह्यूमन डेवलपमेंट में भी अच्छा है। तो ओवरऑल वहाँ पे इसका
मतलब इस तरह की किलिंग के जो जिस एनवायरनमेंट बनता है वो सब चीज़ें फेवरेबल नहीं है। तो ये भी एक बड़ा कारण है जो ये वहाँ के लिए एक बहुत ही रेयर फिनोमिना है। इसीलिए लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि एक नॉर्मल मर्डर नहीं होता है वहाँ पे। मतलब कई बार ऐसा हो जाता है कुछ रीज़न में महीनों तक कोई केस नहीं मतलब रजिस्टर हुआ, FIR नहीं हुआ इस तरह का किलिंग का या मर्डर का। तो इतने बड़े पॉलिटिशियन का मर्डर हो जाना, तो इसलिए लोग इस पे ज़्यादा इस पहलू पे चर्चा कर रहे हैं कि वहाँ पे कैसे हो गया। बाकी कहीं और हुआ होता तो इस पहलू पे उतनी चर्चा नहीं होती। अब ये देखते हैं कि देखिए जापान में कुछ इस तरह का अगर होता है तो चाइना का रिस्पांस सभी लोग, पूरा ग्लोबल मीडिया से लेकर के और बहुत सारे कंट्रीज जो कंसर्न हैं वो ही देखते हैं। तो चाइना का क्या रिस्पांस रहा इसमें, जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर की हत्या में क्या रिस्पांस किया। तो नॉर्मली जैसा कोई और कंट्री करता है वैसे ऑफिशियल रिस्पांस तो वही था, कुछ छोटा मोटा कमेंट के साथ, लेकिन वही था। लेकिन क्या हुआ, वहाँ पे जो कॉमन लोग हैं या यूँ कह लीजिए जो कम्युनिस्ट चाइना पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोगों ने सोशल मीडिया पे, वहाँ सोशल प्लेटफॉर्म पे, मतलब इस तरह ट्वीट तो नहीं, खैर वहाँ ट्विटर है ये सब तो नहीं है, उनका अपना अलग प्लेटफॉर्म है, उस पर एक सेलिब्रेशन जैसा माहौल था। तो इसको लेकर के इतना ज़्यादा इस तरह का माहौल था कि वहाँ की गवर्नमेंट कंसर्न हो गई कि हमारा इमेज ना ख़राब हो बाहर कहीं और लोगों के देश में। तो थोड़ा बहुत एक्शन या उसको जो भी हो मैनिपुलेट किया गवर्नमेंट ने। तो ये माहौल था वहाँ पे सोशल मीडिया पे। उसके अलावा वहाँ के जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने जो नॉर्मली सभी लोग जिस तरीके से श्रद्धांजलि देते हैं उसी तरह का किया, बस उसमें एक चीज़ और ऐड किया। जो ये लीडर थे हमारे मतलब जापान के शिंजो अबे, वो एक राइट विंग लीडर माने जाते हैं वहाँ पे, उनका काफ़ी बड़ा बेस था। वो जैसे हमारे यहाँ कैसे RSS है, तो RSS से एग्जैक्टली नहीं आप कंपेयर कर सकते, लेकिन कोई इसी तरह की वहाँ भी एक राइट विंग संस्था है, उससे वो जुड़े हुए थे काफ़ी पहले से। तो आइडियोलॉजी उनकी थोड़ी राइट विंग थी। तो चाइना के नाराज़गी के बहुत सारे कारणों में ये भी एक कारण है, क्योंकि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाला लोग हैं, तो ये भी एक कारण होता है। ये अब क्या है, चाइना क्यों जापान से नफ़रत करता है वहाँ के लोग। तो देखिए इसको थोड़ा सा मतलब आप समझेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इतना अजीब नहीं लगेगा अगर चाइना के लोग इस तरह की चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसके बहुत अहम कारण है। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले, मतलब सेकेंड चाइनीज़ जापान वार हुआ था, साइनो जापान वार बोलते हैं, मतलब 30s में हुआ था, 34-38 इसी के आसपास। उस दौरान चीन ने करीब 7 से 16 मिलियन, मतलब समझ जाइए 1.5 करोड़ लोगों की हत्या हुई चीन में जापान द्वारा, इतने लोगों के। उसके अलावा 3 मिलियन मतलब 30 लाख तो वहाँ के मिलिट्री के लोग मरे। तो और सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो चीन में इस तरह की हत्याएं हुई, जापान इस तरह के एग्रेसर के मतलब एज ए एग्रेसर जाना जाता है। जैसा आज हम देख रहे हैं जापान को, वैसा नहीं, जापान एक अग्रेसर कंट्री की तरह जाना जाता था। तो उसने वहाँ के लोगों पे बंदी बना करके बहुत तरह के बायोलॉजिकल वॉर जैसा किया, उसने एक्सपेरिमेंट किया, जैसे जो जानवरों पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसने ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट करना सीख गया, इस तरह का ब्रूटैलिटी की। तो ये सब चीज़ें वो चाइनीज़ ये ऐसा नहीं है कि कहानियाँ हैं, ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है और बहुत पुराना नहीं है अभी, मतलब कुछ साल 70-75 साल पहले चले जाएंगे तो ये हुआ है 80 साल पहले। तो ये एक बड़ा कारण है कि वहाँ के लोगों में एक बहुत एनमिटी है जापान को लेकर के, और सोशल मीडिया पे जो दिखा वो उसी का एक प्रतिबिंब था। उसके अलावा बहुत तरह की और चीज़ें भी हैं इसमें, और जिसे वहाँ की सरकार, जापान की सरकार भी रिकॉग्नाइज़ करती है अपने हिस्ट्री के, उनके हिस्ट्री की बुक्स में भी कई तरह की चीज़ें हैं, मेंशन्ड हैं। तो इस वजह से भी, लेकिन ये जो थे शिंजो अबे वो थोड़ा राइट विंग थे, तो इसलिए मतलब उनको ये था कि जो हिस्टोरिकल बुक्स में जो अलग ढंग से डिपिक्ट किया गया है कि हम लोग अग्रेसर थे, उन सब चीज़ों को एक वो
मतलब उस स्ट्रॉन्ग लहजे में ना ला करके थोड़ा मैनिपुलेट करने का अपना उनका एक एजेंडा था जब आए थे गवर्नमेंट में तब से। उसके अलावा एक यहाँ पे मैंने एक ले लिया है सिंकाकू आइलैंड डिस्प्यूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने ये ले लिया है, क्योंकि अभी चीन और जापान के बारे में चर्चा हो रही है तो इससे एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो ये चीन है और ये है जापान। तो ये है सिंकाकू आइलैंड, अलग अलग ढंग से प्रोनाउंस करते हैं लोग, सिंकाकू सेंकाकू। तो इस आइलैंड पे चाइना क्लेम करता है कि ये उसका आइलैंड है, जापान कहता है कि ये उसका है। अभी हालांकि अथॉरिटी जापान के पास ही है, जापान के पास ही है ये आइलैंड, मतलब जापान ही ओन करता है इसे, लेकिन दोनों अपना अपना इस पे ये करते हैं, दावा करते हैं कि हमारा है। तो ये डिस्प्यूट कई बार पूछ देता है कि सिंकाकू आइलैंड डिस्प्यूट किसके किसके बीच है। 2 ऑप्शन कोई भी दे देगा, 2-4 ऑप्शन, तो उसमें आपको फाइंड करना होगा। ये है, अच्छा एक मैं ये पिक लिया हूँ, ये भी देख लीजिए। ये जो है मंचूरियन है, चीन है ये ना, चाइना इस हिस्से में जो अभी दिख नहीं रहा है यहाँ पे, मतलब चाइना का नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वो मंचूरियन जगह का नाम है। वहाँ पे इतनी ब्रुटैलिटी हुई, इतनी किलिंग किया जापान ने कि उसके लिए मतलब वो उसका अलग से इतिहास है, इतना वहाँ पे ब्रुटल किलिंग हुआ जापान द्वारा। इसके बाद क्या हुआ, जापान पे जैसे ही हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर बम गिराया यूनाइटेड स्टेट्स ने, वही एक आखिरी स्टेप था जिसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड समाप्त हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 जापान पे जैसे ही बम गिरा, न्यूक्लियर बम, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त हुआ। इसके बाद जापान पे जब न्यूक्लियर बम गिरने के बाद जापान बुरी तरह से टूट गया, मतलब वो मेंटली साइकोलॉजिकली क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने ये भी देखा कि कहाँ पे लोग रिहायशी इलाका है वहाँ पे उसने जाके बम गिराया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरेंगे, तभी जापान इस तरह का स्टेप लेगा कि हम अग्रेसर की तरह जिस तरह का उसका बिहेवियर था उससे हटान, जब तक उसको बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं किया जाएगा इस तरीके की किलिंग से, तब तक वो स्टेप बैकवर्ड नहीं लेता। इस वजह से उसने रिहायशी इलाके में बम गिराया और 70,000 लोग एट इंस्टेंट मर गए। मतलब कहा जाता है कि 1 किलोमीटर के एरिया में जो टेम्परेचर था वो 7000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तो मरे सिर्फ नहीं लोग, तुरंत वो भाप बन गए, इस तरह का हुआ। तो उसका तो अलग से एक अलग इतिहास है। लेकिन क्या हुआ, इसके बाद जापान बिल्कुल टूट गया, साइकोलॉजिकली मेंटली वो टूट गया। उसके बाद उसने अपने संविधान में एक आर्टिकल ऐड किया कि वो आगे से कभी भी युद्ध नहीं करेगा, कभी वॉर में वो जाएगा ही नहीं। जापानीज पीपुल फॉरएवर रिनाउंस वॉर एज अ सॉवरेन राइट ऑफ द नेशन, मतलब वो देश का अपना अधिकार है कि वो कभी भी किसी वॉर में जाएंगे ही नहीं। तो उसका फर्स्ट प्रिंसिपल उन लोगों ने फॉलो किया कि हमें आर्मी ही नहीं बनानी है। तो उसके बाद जो, हालांकि ये आर्टिकल 9 जो ऐड किया गया है ये यूएसए ने ऐड कराया है और उसी के प्रेशर में ऐड हुआ है, ठीक है ना, यूएसए, क्योंकि वो जीता था, जीत करके उसके बाद वहाँ के संविधान में जुड़वाया गया आर्टिकल 9। और उसके बाद क्या हुआ, दोनों में एग्रीमेंट हुआ जापान और यूएसए में कि भाई इस तरह का कोई भी एक्सटर्नल अग्रेशन होता है या वॉर लाइक सिचुएशन होता है, कुछ ऐसा होता है तो वो सारा कुछ यूनाइटेड स्टेट देखेगा, इस तरह का एग्रीमेंट है। तो मतलब क्या हुआ कि उस वहाँ की जापान के पास कोई इस तरह की आर्मी नहीं है। वहाँ पे जो है डिफेंस फोर्सेस हैं, ये जो सेल्फ डिफेंस फोर्सेस, वो बेसिकली वहाँ की पुलिस है और कोई इस तरह के वो हेवी वेपन्स नहीं इंस्टॉल कर सकते, मतलब जैसे कि न्यूक्लियर वेपन्स हो गया ये सब नहीं, कुछ लो लेवल के बैलिस्टिक मिसाइल्स तक वो यूज़ कर सकते हैं। इसलिए वहाँ का डिफेंस सिस्टम नहीं है, डिफेंस नहीं है वहाँ पे, ये ध्यान रखना है। यही क्यों नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 9 में उन्होंने अपने यहाँ डिफेंस नहीं रखना है, इसका एक संविधान बना दिया, कानून बना दिया। तो ये आर्टिकल 9 होने की, ऐड करने की वजह ये है। उसके अलावा अगर हम शिंजो अबे का नाम लेंगे तो क्वाड को कहा जाता है ब्रेन चाइल्ड ऑफ शिंजो अबे। हालांकि सिर्फ उनका प्रयास नहीं था, लेकिन उन्होंने इसके लिए बहुत एफर्ट डाला कि क्वाड हो। क्वाड क्या है, तो क्वाड जो है 4 देशों का समूह है
यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। 4 कैसे देशों का, ये देखिए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, इन 4 देशों का समूह, इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो बेसिकली ये समूह किस लिए है, ये समूह जो है ये चाइना के अग्रेशन को रोकने के लिए 4 देशों का समूह बनाया गया। अगर इसके बारे में आपको 2 लाइन बोलनी हो, अगर लिखना हो कहीं, तो उसमें सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो होगी, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। जैसे चीन क्या है, पूरा इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन में, दोनों में उसका एग्रेशन इस तरह का है कि छोटे छोटे जो भी आइलैंड है, छोटे छोटे जो भी कंट्रीज़ हैं, आइलैंड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे हेवी इन्वेस्टमेंट करके उसके बाद लगभग एक उनका मतलब कॉलोनी जैसा बना लिया है, क्योंकि उसका डेप्ट टैक्टिक्स है, जो डेप्ट नहीं पे कर पाएंगे उसके बाद जो लगभग उसी कॉलोनी उसी के हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा। तो ऐसे करके उसने बहुत सारे देशों पे अग्रेशन दिखा करके कब्जा वाली ही स्थिति है। टेक्निकली तो नहीं है कब्जा, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस इतना है, उसको रोकने के लिए इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए ने एक क्वाड बनाया, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले किया इन्होंने शिंजो अबे ने। तो इसलिए क्वाड के लिए इनका नाम, जहाँ भी क्वाड आएगा तो शिंजो अबे के बारे में बात होगी। उसके अलावा लास्ट स्लाइड में हम ये देख लेते हैं कि भाई बहुत सारे सभी लोगों ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया। अपने यहाँ भारत में तो एक दिन का ऑफिशियल शोक बनाया गया, मतलब भारत सरकार द्वारा। उसके अलावा जो भी बड़े लीडर्स हैं, ग्लोबल लीडर्स हैं, प्रेसिडेंट बाइडन हो गए, बोरिस जॉनसन, इमैनुअल मैक्रॉन या बराक ओबामा जो प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के, ये सभी लोगों ने इनको श्रद्धांजलि दी अपने अपने ढंग से। उसके अलावा ये मैं इसलिए लिया क्योंकि सुदर्शन पटनायक का अक्सर नाम आता है। ये आप जब भी सैंड आर्ट की बात होती है तो उसमें सुदर्शन पटनायक का नाम आता है। तो इन्होंने भी ट्रिब्यूट पे किया, कहाँ पे, पुरी में। ये आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब इसी तरह का कि कहाँ पे किया, क्योंकि किस बीच पे पूछ देता है कि भाई कई बार कहीं और केरल के तट पे होता है कहीं, तो ये पूरी बीच पे इन्होंने ट्रिब्यूट पे किया। तो ये है मिला जुला सबका रिएक्शन। बाकी और कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है तो हम लोग फिर बात करेंगे। ओके, थैंक यू।